जय हिंद मेरे प्यारे भारत के उज्जवल भविष्यों। आप सभी का आईपी रिसर्च सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पहले मैंने 6 क्लास की ज्योग्राफी का 7 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है। आज देखेंगे 8 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है भारत, यानी भारत में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीव प्राणियों के बारे में देखेंगे। वन्य जीव प्राणी, हम देखिए हमारी जलवायु में वन्य जीव प्राणी किस तरह एक दूसरे से आकर्षित है, वनस्पति इनका क्या रोल है। वन्य जीव प्राणी, हम जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उनके लिए जलवायु आवश्यक है। हर एक जलवायु, अलग अलग जलवायु में अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखेंगे आजकल क्या आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इसके संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए देखें तो इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य के विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आप ध्यान दिया होगा तो देखा होगा बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको खाने पीने में ठंड पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे दिन भी होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। सामान्यतः देखते हैं दिसंबर से फरवरी तक का मौसम क्या होता है, ठंड का मौसम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्दी कहते हैं। और मार्च से मई तक, नहीं सामान्यतः देखा जाता है कि मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है, गर्म होता है, इसे गर्मी का मौसम कहा जाता है। और तकरीबन जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन होता है और देखते देखते पूरे भारतवर्ष में इसका अपना रूप, एक विकराल रूप लेता है। उसे वर्षा ऋतु कहा जाता है। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है, मानसून के लौटने का मौसम शरद मौसम कहलाता है। इस देखिए लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है। शीत ऋतु में सबसे ज्यादा, कभी कभी कावेरी नदी इतनी उफान हो जाती है कि जन धन की हानि हो जाती है। सर्दी में भी वहाँ बाढ़ आ जाती है। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत के मैदान का तापमान कम हो जाता है। और जब तापमान कम हो जाएगा तो सर्दी बढ़ जाएगी, और सर्दी बढ़ेगी तो लोग गर्म कपड़े पहनने के लिए अधिक जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक होता है, दिन के समय गर्म तथा शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहते हैं। गांव में अक्सर ये देखा जाता है, जब लू बहता है एक पछुआ हवाओं के रूप में बहता है, उसमें धूल कण वगैरह बहुत सारा वेस्ट मटेरियल लेकर आता है, यानी वो एयर पोल्यूशन बोल सकते हैं। और लू से बचने के लिए लोग, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, वाटर, अधिक से अधिक लोग वाटर पीते हैं। यानी लोग क्या पीते हैं, रस बनाते हैं, शरबत कर सकते हैं, लस्सी कर सकते हैं, जिसे गांव में मट्ठा भी बोला जाता है, छाछ भी बोला जाता है, या कई प्रकार के ठंडा शेक बनाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। किससे, लू से, ठंडा से बचने, गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडी चीज़ों का सेवन करना पसंद करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शरबत हो गया, लस्सी हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठंडे लोग शेक बनाते हैं, जैसे मिल्क शेक होता है, मैंगो शेक होता है, बनाना शेक होता है, एप्पल शेक होता है, बहुत प्रकार के शेक मिलते हैं पीने के लिए। और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए अपने आप को लोग ये चीज़ें करके बचाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये क्या है, एक थोड़ा ये क्लू है, अब देखें ये क्या है यार, थोड़ा सा क्लू है। गर्मी लू का देखिए, आओ खेल खेलते हैं। ये खेल क्या है, हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के
ठंडे पेय जिसे शरबत कहा जाता है का सेवन करते हैं। बिल्कुल गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, शरबत का सेवन करते हैं ताकि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, ताकि हमें लू का शिकार ना बनना पड़े, हमें गर्मी का शिकार ना बनना पड़े। इसके लिए हम डिहाइड्रेशन से बचने हैं। डॉक्टर हमेशा कहते हैं नींबू पानी पीते रहे हैं, पानी का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने में सबसे अच्छे साधन है तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, यानी हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं और हमारे शरीर को एक कवच की तरह रक्षा करते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। क्या आप कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज, दही का शरबत एंजॉय किए हैं, पिए हैं? गांव वाले हैं तो आप जरूर पिए, शहर वाले भी पीते हैं, लेकिन गांव में विशेषकर शरबत चलता है। और नींबू, आम देखेंगे अभी जैसे मई में आम के पेड़ पर आम लग जाएंगे, लोग आम तोड़ तोड़ के लाएंगे। बेल, नींबू, इमली, तरबूज, दही का शरबत, जैसे मतलब छाछ, मट्ठा, छाछ उसी मट्ठा में तड़का लगाते हैं, छाछ बन जाता है। और मट्ठा होता है, मोरी इत्यादि पिए जाते हैं। बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता चुका है, डिहाइड्रेशन से, लू से बचने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए अपने आप को लोग आम के मिल्क शेक, मतलब आम के शेक या मिल्क शेक बनाकर उसका पीते हैं और अपने शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने की कोशिश करते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंदमय प्रदान करती है। गर्मी के बाद अगर कहीं बारिश हो जाए तो आनंद ही आनंद हो जाता है, क्योंकि गर्मी से राहत मिलती है तो शरीर को ठंडक लगती है और मतलब हल्का हल्का ठंडा महसूस होता है, तो बहुत आनंदमय होता है पहली बारिश। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है। हमारी सभी भाषाओं में देखेंगे वर्षा पर बहुत इंपॉर्टेंट गीत है। जैसे बागी में देखेंगे छम 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 करके एक गाना है, वो बागी में बना है, वो वर्षा ऋतु का गाना है, बहुत इंजॉय लोग करते हैं। वे सुनने में तो अच्छे लगते हैं, तथा हमें आनंदित भी करते हैं। मतलब वर्षा के समय में वर्षा वाला गाना सुनेंगे और वर्षा हो भी रही हो तो कितना आनंदमय होता है। वर्षा के दो गानों को याद करें और एक साथ मिलकर गाएं। अगर दो लोग देख रहे हैं तो वर्षा के दो गानों को याद करें और दोनों लोग एक लोग मिलकर गाएं। हम तो एक ही याद, छम छम, मिलकर गाएं। देखिए वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें। 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों, अपने परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें और आपस में डिस्कशन करें। इससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, देखिए हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा में वर्षा को देखिए, हिंदी भाषा में वर्षा कहेंगे, उसी को वर्षा को हुई उर्दू में क्या कहेंगे, बारिश। यानी बारिश क्या, उर्दू भाषा। हम बोलते हैं बारिश, लेकिन ये नहीं समझते हैं बारिश उर्दू भाषा है, इसे समझना चाहिए। मराठी में बारिश को क्या, वर्षा को ही कहेंगे पाउस कहेंगे, यानी बारिश को ही पाउस कहेंगे। बंगाली बोलेंगे तो बारखा कहेंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बारिश कैसे होता है, क्लू दिया है, मतलब ये कार्टून टाइप का है। छतरी है, बारिश से मेघ है, बरस रहा है। अच्छा देखिए, अभी ने किसी ने फोन कॉल करके पूछा था अभी तुरंत कि जो बारिश की जो ये बूंदी आती है ना, तो ये कैसे शेप की होती है, सर्कल होती है, ट्रायंगल होती है। इसका शेप एकदम सर्कल होता है। कैसे होता है, सर्कल होता है। या गिरने के बाद भले ही शेप इसका बदल जाता है, लेकिन जब हवा में ट्रेवल कर रहा होता है, हवा में गतिमान होता है, तो उस समय एकदम गोल होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम। देखिए, दक्षिणी पश्चिम मानसून तथा वर्षा का मानसून, आप जानते हैं अरब सागर में उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून से भारतवर्ष में 75% वर्षा होती है। और 75% वर्षा किसान क्या करता, कृषि मतलब वर्षा पर निर्भर रहता। भारत का किसान, भारतीय किसान इतना टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं है, गाँव में तो विशेष कर नहीं है। वो गाँव के किसान विशेष कर देखेंगे, जब तक डीजल का दाम बढ़ जाने से बहुत सारे लोग इसी पर आश्रित है, बारिश पर ही आश्रित हो जाते हैं। और बारिश ना हो तो क्या होगा, मानसून अच्छी ना हो तो किसानों के लिए बहुत ही घाटा हो जाता है। और कभी कभी किसान आत्महत्या करने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं। लेकिन उन किसानों से अपील है कि एकदम लास्ट ओवर तक फील्डिंग करते रहें, कहीं न कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ये तो कुदरत की खेल है, मेहनत तो अथक करते हैं किसान। हमारे देश में 2 ही लोग तो मेहनत करते हैं, किसान और जवान। इसके बाद ही कोई किसी का और नंबर आता है।
ठीक, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के अरब सागर की ओर बहती है, मतलब अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी लाती हैं तथा ये पवन पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा हो जाती है। जानते हैं, जब दक्षिण पश्चिम अरब सागर में उठने वाली मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जब अरब सागर से उठती है तो क्या स्थल भाग गर्म होता है तो इधर दबाती है, और जब इधर आती हैं तो 2 जून को स्टार्टिंग होता है, देखते देखते 14 जून तक पूर्व उत्तर भारत में पूरी तरह से फैल जाती हैं और देखते देखते पूरे भारतवर्ष को ये कवर कर लेती है और ये कराल बारिश करती है। बारिश कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि गंगा नदी, बहुत सारी नदियों में उफान नदी वो अपना उफान ले लेती हैं और कराल बाढ़ का रूप ले लेती है, और कभी कभी मतलब जन की हानि भी हो जाती है, जन धन की हानि भी हो जाती है। इतनी कराल रूप ले लेती हैं नदियां। बारिश के समय में नदियां अपने उफान पर होती हैं। कभी कभी कम बाढ़ आता है, कभी कभी बारिश ज़्यादा होता है तो बहुत ही कराल बाढ़ आ जाती है, डैम से पानी वगैरह छोड़ दिए जाते हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है जो 75% वर्षा करती है और किसान इसी मानसून पर अपने आप को आश्रित कर लेते हैं। अब देखेंगे मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु है। मानसून लौटता मानसून कहाँ बारिश करता है? आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और पूरे तमिलनाडु में बारिश करता है। कभी कभी तो कावेरी नदी में इतना कराल बाढ़ आती है कि लोगों को जन धन की हानि भी हो जाती है। तो देखिए, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश के इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। देखिए, जलवायु मौसम में बहुत डिफरेंट होता है। मौसम तो एक ही दिन में बदल जाएगा, कभी धूप होगा, कभी बारिश होगी, कभी छाव रहेगा। मतलब मौसम में एकदम बहुत कम टाइम के लिए मौसम में परिवर्तन होता है, लेकिन जलवायु क्या होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। तो जब औसत निकाले कई मतलब सालों तक, 20 साल, 25 साल, 10 साल का एवरेज और मौसम का एवरेज निकाला जाता है कि सबसे ज्यादा एवरेज किसका है उस टाइम में, तो उस तरह वो जलवायु में बांट दिया जाता है। यानी पहले मौसम होता है, मौसम के एवरेज को निकाला जाता है, जो कौन सा एवरेज ज्यादा है उसके अनुसार उसके जलवायु कंटेंट में घोषित कर दिया जाता है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। लॉन्ग टर्म होता है मौसम, क्या होता है, एक ही दिन में बदल सकता है, तो वो शॉर्ट टर्म होता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यानी भारतीय जलवायु को कैसे कहेंगे? मोटा तौर पर भारतीय जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु है। यानी मानसून अच्छा है तो जलवायु अच्छी होगी, किसानों के लिए बेटर होगा। अगर मानसून अच्छी नहीं है तो मानसूनी जलवायु अच्छी नहीं होगी, तो किसानों की फसल के लिए अच्छा नहीं होगा, जिससे हमारे देश में क्या हो जाएगा, संकट हो सकता है, कभी कभी सूखा भी बढ़ जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। यानी भारत की लोकेशन कहाँ है? भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। यानी अधिकतर उष्णकटिबंधी में है, भारत उष्णकटिबंध में, इस कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से ही होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। बताया ना, भारतीय किसान वर्षा पर निर्भर होता है। वर्षा ठीक तो फसलें ठीक, वर्षा नहीं होगी, फसलें नहीं ठीक होगी तो किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य भी हो जाते हैं। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी कभी वो कर लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। लेकिन सरकार को उनके लिए कदम उठानी चाहिए। अभी देख रहे हैं दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पंजाब का क्या हो रहा है, वो तो हाल पूरा देश देख रहा है। हमारे देश के सुप्रीम लीडर को इस बात को जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्यावरण। अच्छे मानसून का मतलब क्या है? पर्याप्त वर्षा। यानी अच्छे मानसून आएंगे, पर्याप्त वर्षा होगा। कभी कभी वैज्ञानिकों ने पहले अनुमान लगा कर देते हैं तो इस वर्ष मानसून अच्छी है, मतलब इस कारण क्या होगी, फसलें अच्छा होगा, उनको प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन होगा। ठीक,
अब आइए, अब ये देखिए, अगर किसी मानसूनी वर्षा को मतलब अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम या नहीं होती है, मतलब एकदम कम हो या नहीं हो, तो क्या होगा भाई, क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, किसान एकदम त्राहिमाम मच जाएगी और फसलें मतलब उतना प्रचुर मात्रा में उत्पन्न नहीं हो पाएगा, फूड सप्लाई चेन दिक्कत हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी, भुखमरी की कगार आ सकती है। तो फसल प्रभावित होगी, बिल्कुल प्रभावित होगी। जब बारिश नहीं होगा और इतना एक टेक्नोलॉजी भी नहीं है किसानों के पास, जो ग्रामीण किसान है, तो वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फसलें सूख जाएगी बहुत। इस समय तो पेट्रोलियम डीजल का दाम कितना बढ़ा हुआ है देख सकते हैं। कुएं के पानी का स्तर क्या है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अरे भाई, जब सूखा पड़ेगा तो कुएं का पानी ऊपर थोड़ी ना जाएगा, नीचे ही जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा हो जाएगा, क्योंकि मानसून आएगी नहीं तो गर्मी पड़ती रहेगी, मानसून क्या होगा, लंबा खिंच जाएगा, यानी गर्मी का मौसम लंबा हो जाएगा। ठीक है, आओ देखिए, एनसीईआरटी की बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। ये लिखा, आओ कुछ करके सीखते हैं। भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करें। मतलब इस भारतीय मानचित्र को उठाओ है और प्राकृतिक मानचित्र को, उसमें ये देखो इसकी ऊंचाई हाइडेलिटी कितना है, यानी 60 मीटर ऊंचे सर्वाधिक ऊंचाई वाले उद्गम पर परत क्या है, उस पर कौन सी फसलें हैं, 40 मीटर पर है वीतान पर क्या है, 20 मीटर। ये सब आप उस मानचित्र को देखकर लोकेट कीजिए और मन में सोचिए और लिखने का प्रयास कीजिए। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। यानी किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर होती है, इस चार पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में विभिन्न मतलब क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। क्या होता है, इसलिए हमें देखिए, भारतीय जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसके लिए हमें भारतीय जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर, यानी राजस्थान क्या है, देखेंगे क्या है, थार का मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान दोनों में, राजस्थान में उसका बड़ा भाग पड़ता है और पाकिस्तान में तो राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत ही वहाँ जनजीवन बहुत ही कठिन होता है। उस परिस्थितियों में हमारे देश का वीर जवान हमारे देश की रक्षा करता, हमारे सरहद की रक्षा करता है। उस बर्फीली हवाओं में भी, उस बर्फीली सुनामी में भी हमारे देश का जवान उसके पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की हुई राइफल लेकर अपने देश के मान, सम्मान और गौरव की रक्षा करता है। तो हमें भी अंदर रह करके हम कैसे सेफ हैं, अपने वीर जवानों के लिए सेफ है, तो उनके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तो क्या है, बर्फीली ठंडी हवाएं पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम है। देखेंगे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया कि जलवायु मध्यम है। क्या है, मध्यम है यहाँ की जलवायु। वहाँ पर न ज्यादा सर्दी पड़ेगी न ज्यादा गर्मी पड़ेगी, मतलब रहने के लिए बहुत अनुकूल दशाएं होती है कलकत्ता और बम्बई में। वे न ही अधिक गर्म होंगे न ही अधिक ठंडे होंगे। समुद्र तट होने के कारण यह स्थल बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व के सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानसून राम में होता है। क्यों होता है यार, क्यों इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पहाड़ियाँ की प्रकार है। अगर वहाँ पर मानसून आ भी जाती है तो गोल गोल घूमती है, उसी में गोल गोल घूम करके बहुत भयंकर वर्षा करती है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मानसून राम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। सोचिए, मतलब किसी साल क्या होता है, राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। क्या होती ही नहीं है, बारिश होती ही नहीं है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियां। अभी यहाँ तो बताया मैंने ना, जैसे मानचित्र को देखो, ऊंचाइयों पर कौन कौन से वृक्ष हैं। वो झाड़ वाली, मतलब 5 मीटर की ऊंची पहाड़ी जाएंगे तो ये क्या है, झाड़ वाली परतें मिलेंगी हैं, झाड़ वाली वनस्पतियां मिलेगी, यह समतल भूमि पर इस तरह मिलेंगी। ये सब देखिए और कमेंट कीजिए इस बात को।
प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीव देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। हरे घास वाले मैदान में खेलना किसको नहीं अच्छा लगता है। कुछ पेड़ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ कहा जाता है, मतलब जो छोटे होंगे उन्हें झाड़ कहा जाएगा, यानी झाड़ कहा जाता है। जैसे टैक्स, जैसे क्या, जैसे टैक्स तथा फलों वाले पौधे इत्यादि, जिनके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम आम तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जिनमें पत्तियों की मात्रा एकदम जनरली बहुत कम होती है। जैसे नारियल देख लें, घास देख लें, झाड़ियां देख लें, पौधे जो बिना मनुष्यों की सहायता के उपजते हैं, मतलब मनुष्य उसमें सहायता नहीं करता, रेंडमली उग जाते हैं। जैसे देखेंगे ना झाड़ वाले, जैसे झरबैला हो गया, कोई उगाता थोड़ी ना, बोता थोड़ी ना, रेंडमली उग जाता है। और इन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? क्या आपने सोचा है तो कमेंट करो। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये तो बिल्कुल सही, अलग जैसा जलवायु वैसा भेद। देखिए यहाँ कुछ रहन सहन अलग है, जम्मू कश्मीर का कुछ अलग होगा, क्योंकि उनको उस जलवायु के अनुसार ढलना पड़ता है। तो उसी प्रकार वनस्पतियां भी होती है। यहाँ पर मैदानी एरिया में जहाँ पर ब्रह्मपुत्र का मैदान है तो यहाँ पर कुछ और वृक्ष पाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर देखेंगे तो वहाँ वृक्षों का आकार कुछ और होगा, मरुस्थल में कुछ और होगा। ठीक है, कहा जाता। आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा महत्वपूर्ण है। इनमें वर्षा की मात्रा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत में जलवायु में भिन्नता इसलिए अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। यानी भारतीय वनस्पतियों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन एवं कंटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति तथा मैग्रोव वन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 5 क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पतियां, मैग्रोव वन जो सुंदर वन के डेल्टा में पाया जाता है। वहाँ सुंदरी नाम का एक मैग्रोव वन पाया जाता है, उसी के नाम पर सुंदर वन रखा गया है। और ये देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, कितने घने। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन इतने घने होते हैं कि सूर्य की किरणें नीचे पहुंच ही नहीं पाती, और अफ्रीका महाद्वीप पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए उसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी अंधा महाद्वीप। मतलब वो सूर्य की किरणें नीचे जा ही नहीं पाती, हमेशा अंधेरा रहता है, इतना गहन होती है। और इसमें पत्तियां बरहो मास लगती है, हल्का फुल्का टूटती है, फिर इनमें आ जाती है, रेंडमली होता रहता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय क्या होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। मतलब देखेंगे इक्वेटर जो भूमध्य रेखा पर क्या होगी? सबसे ज्यादा वर्षा होगी तो सबसे ज्यादा वहां पर पेड़ पौधे उगेंगे। अब क्यों वहाँ वर्षा होती है? क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें बरहो सीधी पड़ती है, इस कारण वहाँ वाष्प की क्रिया बहुत ज्यादा होती है। जहाँ वाष्प ज्यादा होगा तो मानसून ज्यादा बनेगी, वर्षा ज्यादा होता है, इसलिए पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। और वहाँ पर बीमारियां बहुत भी होती है, मच्छर वगैरह, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इस कारण हमेशा दिन में हमेशा वर्षा होता रहता है, बरहो मास बारिश होती है वहाँ पर। इस कारण वहाँ पर छोटे कीटाणु उड़ने वाली पत्तियां बहुत ज्यादा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं, अब देखिए ये भी बता रहे हैं, ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहेंगे। क्या रहेंगे? ये हमेशा हरे भरे रहेंगे। चित्र 8.1 में आप देखा है, अंडमान भारत में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में तथा पश्चिमी घाट की संकरीय पट्टियों में पाए जाते हैं। संकरीय मतलब पट्टियों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष जैसे मोहगनी हो गया, एबोनी हो गया,
एबोनी हो गया तथा रोजवुड हो गया। रोजवुड ये सब क्या है, सदाबहार वन के एग्जाम्पल हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन क्या है, हमारे देश के बहुत बड़े भाग पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में मानसूनी वन भी कहा जाता है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं, ये क्या है, कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम ये है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। क्या, महाराष्ट्र के कुछ भागों में। देखिए यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, देखिए ये तो है, उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। ये पेड़ों को गौर से देखिए और ये पेड़ों को देखिए, अब देखिए आसपास इस तरह के पेड़ों को आपने देखा है। तो अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र से, तो आप जरूर इस तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे। कटीली झाड़ियाँ क्या है, इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जैसे टैक्स, कैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। अब यहाँ देखिए कटीली झाड़ियाँ, जैसे मान लीजिए सहारा रेगिस्तान हो गया, फिर अपना रेगिस्तान जैसे थार कमलस्थल हो गया, राजस्थान वाला भाग हो गया, इसमें ऐसे नागफनी देखिए ऐसे ऊपर काटा होगा ताकि अपने आप को क्या कर सके, ये मतलब अपने आप को नमी, मतलब कम नमी में भी ऐसे पेड़ पौधे उग जाते हैं और इसमें कांटे बहुत ज्यादा होते हैं ताकि मतलब इनसे जो है ना नमी बाहर ना जा पाए। और देखिए ये ऊंट है, मतलब ये राजा कहा जाता है, रेगिस्तान का राजा है, ये कौन है, किंग है, ऊंट को किंग कहा जाता है। अभी यहाँ देखिए कितने मतलब ये भी कांटेदार है। पर्वतीय वनस्पतियां, पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार क्या होता है, ये पेड़ों का आकार समवाकार होता है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे देखेंगे पेड़ों का आकार धीरे धीरे समवाकार होता जाएगा ताकि वो बर्फ उन पर पड़े तो अपने आप को बैलेंस कर सके, समवाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों में महत्वपूर्ण वृक्ष चील, पाइन तथा देवदार है। इन वृक्षों में देखिए वृक्ष, देखिए हिमालय में देख रहे हैं ये पहाड़ी एरिया, इसमें देखिए कैसे जैसे जैसे हाईएल्टी बढ़ती जाएगी इनका शंख आकार और ढाल इनका होता जाएगा पत्तियों का, ताकि बर्फ से अपनी रक्षा कर सके। ये क्या मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंग्रोव वन खारे पानी में उगता है, इसकी बहुत ही खास बात होती है ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस वन की एक खासियत है, सुंदरवन क्यों रखा गया, क्योंकि मैंग्रोव वन की एक प्रजाति हुई थी सुंदरी, इन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया, सुंदरवन डेल्टा का नाम रख दिया गया। देखिए ये होता है, ये भी बहुत गर्मी से, ये खारे पानी, इनके नीचे खारा पानी होगा और ये मतलब पर्यावरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लाभकारी होता है पर्यावरण के लिए मैंग्रोव वन। और दुनिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन है, सुंदरवन डेल्टा है, जो भारत और पश्चिम बंगाल के संयुक्त रूप से पाया जाता है। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र और गंगा की जब संयुक्त जल धारा मिलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है तो वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। उस सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन कौन होते हैं, मैंग्रोव वन की एक प्रजाति सुंदरी, इन्हीं के नाम पर सुंदरवन डेल्टा रखा गया है, इसका नामांकन। देखिए महत्वपूर्ण प्रजाति है, हमने सुंदरी महत्वपूर्ण प्रजाति, इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है,
हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वनों की आवश्यकता इसलिए, अगर वन नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, वन नहीं रहेंगे तो फर्नीचर के लिए वस्तुएं कहाँ से मिलेगी, वन नहीं रहेंगे तो ये जो जितने बड़े बड़े मकानों में फर्नीचर बनाए जाते हैं वो कहाँ से लगेंगे, तो वनों से ही तो पाए जाते हैं। तो हमें वनों से एक तो मानव जाति और जो जीव जंतु हैं इनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो इसलिए हमें वन आवश्यक है, यानी हमारे जीवित रहने के लिए वन बहुत ही आवश्यक है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, मतलब पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती है, इसीलिए बारिश होता है तो अपरदन की क्रिया नहीं होती है तथा इस प्रकार के मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, मतलब अपरदन को रोक देती है। वनों में हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, बूटी, जड़ी बूटियां, खाल, शहद, गोद इत्यादि बहुत सारा सामान मिलता है और हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में इसका कहीं न कहीं यूज करते हैं। वन क्या है? वन्य जीवों की प्राकृतिक निवास है। वन क्या है? वन जो है वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है और इनका जो जीव जंतु हैं जिसका घर नहीं है, जो अपना घर मनुष्यों की तरह नहीं बना सकता, उनका आशियाना क्या, उनका घर कहाँ है? ये पेड़ पौधे हैं। देखेंगे गांव में पहले जमाने में बागीचा हुआ करता था, अब बागीचों ने हमने क्या किया, काट कर उसको नष्ट कर दिया। अब इसीलिए बंदर वगैरह जो भी आते हैं गाँव की रहस्य बस्तियों में चले आते हैं, लोग उससे परेशान होते हैं। तो ये परेशानी उनकी नहीं है, हमने भी क्रिएट किया है, इसके लिए हम ही जिम्मेदार है, मनुष्यों ने खुद जिम्मेदार है कि उनके घर को हमने ही उजाड़ा है, तो उसके लिए जिम्मेदार मनुष्य ही है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। अब उनके निवास को हम क्षतिग्रस्त कर रहे हैं तो हमें क्षति पहुंचाना लाजमी है। पेड़ पौधों की अनाधून कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई। भारी मात्रा में हम लोग कटान किया, लगाना कुछ नहीं है, पूर्वजों ने जो लगाया उसे काट के बस नष्ट करना है, यही हमारी कुदरत बन गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोगों को कुछ खास योजनाएं भी करनी चाहिए। हम लोगों को कुछ खास आयोजन करने चाहिए, जैसे महोत्सव मना करके अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं, पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को इसे बचा कर रख सकते हैं। पृथ्वी क्योंकि ऐसे मंगल पर भी माना जा रहा है कि वहाँ पर भी जीवन था, मनुष्य ने वहाँ पर जो जीव थे उसको बैलेंस करके नहीं रख पाए, विनाश हो गया, एकदम गोला विरान हो गया, सूखा हो गया। ऐसे पृथ्वी एक दिन होनी है, बचेगी नहीं तो ऐसे होगा। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप करिए और कमेंट कीजिए इस बात को। ऑक्सीजन देखिए, ये पेड़ बहुत अजीब, मतलब बहुत गजब का ये फिगर है, इसको मैं समझाऊंगा। देखिए ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ये वृक्ष है, ये वृक्ष ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो कैसे रिलीज कर रहा है? ये तो जो लगाया होगा वो तो होगा नहीं है, और वो जो नहीं लगाया उसको कई सालों तक ही रहेगा और ऑक्सीजन रिलीज करता रहेगा। ये निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते रहते हैं। तो वृक्ष को हमें हमेशा लगाना चाहिए। वृक्ष से मिलता क्या हमें? जैसे फर्नीचर की चीजें मिल जाती हैं, खेलने के सामान बन जाएंगे, ईंधन बन जाएंगे, आप जिससे भोजन पका सकते हैं, चारा मिल जाएगा, आश्रय मिल जाएगा। आश्रय जैसे देखेंगे कोई भी मकान उसमें दरवाजे रखते हैं, लकड़ी वगैरह फर्नीचर वगैरह का काम होता है। दवाइयाँ भी बनती है पेड़ों से, बहुत सारे फल फ्रूट पेड़ों से मिलते हैं। रबड़ इमारती लकड़ियाँ जो बल्ली बनाई जाती हैं। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है पेड़ पौधे में, फल गोद, खाल, फल, शहद, ये सारी चीजें तो हमें इसी से मिलती हैं। ये मिट्टी को और ये मिट्टी का बर्तन उपजाऊ मिट्टी को बांध के रखता है, अपरदित नहीं होने देता है। इन वनों से हमें इतना लाभ है, इसलिए वन लगाना चाहिए। वन्य प्राणी क्या है? वन में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों तथा स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है।
हाथी और क्या देखिए मनोरम दृश्य है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान, मतलब देखेंगे राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट मिलते हैं। रेगिस्तान का राजा भी कहा जाता है ऊँटों। ये 60 लीटर पानी एक बार पी जाता है। हाँ सुनिए, और ये 7 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो ऊंट भारत के रेगिस्तान, मतलब भारत के रेगिस्तान, जंगली गधा, कच्छ किरण, मतलब जंगली गधा भारत जो गुजरात का कच्छ करण है उसमें जंगली गधा मिलता है, पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमाचल क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीता इत्यादि भी हमारे देश में ग्रामीण एरिया में भी देखे जा सकते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुर मात्रा होती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बबूल, बत्तख इत्यादि ये क्या है, ये पक्षी तो ही है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है। देखेंगे बहुत सारा राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जहाँ पर पक्षियों की जनजातियों को, पक्षियों के वंशजों को संभाल कर रखा हुआ है। अब देखिए हमारे समाज से, हमारे कल्चर से, हमारे जलवायु से गिद्ध गायब हो गए ना, ऐसे आते वक्त कई सारे हमारे वन्य जीव लुप्त होते जाएंगे। इनको बचाने की आवश्यकता है और सरकार इसमें अहम भूमिका निभा भी रही है। उनका चिड़ियाघर इसलिए तो बनाए गए प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। पक्षियों के लिए उनका क्या करते, प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों, देखिए शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बताओ। गौरैया हो गया आपका, है किलहटी, कौआ और गौरैया हो गया और बकुला हो गया, बहुत सारे हैं। इस हमारे एरिया में पाए जाते हैं। बाज हो गया, सारस हो गए, ये बहुत सारे मिलते हैं। भारत के पक्षियों की भी एक ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जानते हैं भारत, देखिए भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। इसमें से कुछ जहरीले हैं, कुछ जहरीले नहीं भी हैं। जैसे देखेंगे कोबरा और करेत बहुत ही जहरीले हैं। डंक मारने के बाद तो बहुत स्थिति क्रिटिकल हो जाती है, बचने की संभावना बहुत कम रहती है। वनों को काटने तथा जानवरों के शिकार करने के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। क्योंकि लोग उसे लीगल तरीके से, मतलब चोरी से काट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, उसका यूज कर ले रहे हैं, काट के खा जा रहे हैं। इंसान आज राक्षस बन चुका है यार। आज देखेंगे ना, इंसान नहीं, देवता और राक्षस एक ही घर में रह रहे हैं, मतलब दोनों कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ये देवता पहले जो मांस खाते थे वो क्या थे, वो राक्षस थे, वो असुर थे, और जो नहीं खाते थे वो देवता थे। लेकिन आजकल तो समाज में इनकी आप तुलना नहीं कर सकते, एक ही साथ दोनों रह सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। बहुत सी प्रजातियां देखिए क्या घट रही हैं, तेजी से घट रही हैं। ये क्या है, वनों के काटे जाने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। इसके लिए जिम्मेदार मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य एकदम अपना मानव धर्म भूलता जा रहा है। बहुत सी प्रजातियां जो समाप्त हो चुकी हैं, उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों, बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना जैसे परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति और लोकेशन बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो इस कमेंट में जरूर कमेंट करें। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं, उसका बहिष्कार करने का एक मुहिम छेड़ सकते हैं, ताकि अगर आप खरीदेंगे नहीं, हड्डियों से बने, सींग से बने, पंख से बने चीजों को खरीदेंगे नहीं, तो शिकारी उनका शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप इसके लिए मुहिम कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को
संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। इसलिए मतलब वन्य जीव जो है उनको संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अब देखिए इसमें किस तरह बाघ का शिकार कर दिया गया है, और देखेंगे इस पेपर में आर्टिकल छपा हुआ है कैसे पोजीशनिंग न्यूज पढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में जरूर दीजिए। शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं, आप इसे कमेंट कीजिए। हमारे वनों में मतलब हमारे वनों में अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग पर प्रभाव डाला। अब सोचिए, सोते वक्त इसे सोचिए क्या होगा जब शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं, ये भी सोचिए। हमारे वनों को अगर मतलब हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा, मतलब क्या स्थिति होगी, जरा सोचिए और कमेंट करिए। क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर में देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है? अगर देखे हैं तो उनकी स्थिति कमेंट कीजिए, कैसी है वहां पर, किस तरह के देखे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। इसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है। अब देखिए ये प्रवासी पक्षी होते हैं जो मतलब गर्मी के समय में कुछ आते हैं, कुछ ठंडी के समय में आते हैं। प्रवासी पक्षियां जैसे जैसे जलवायु होती है वैसे जलवायु की खोज में अपना उड़ान भर देते हैं। कुछ पक्षी जैसे फेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टोक, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बत्तख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। यानी ये हमारे देश में देखेंगे ना, सर्दी के मौसम, भारतवर्ष में सर्दी के मौसम में सारे पक्षियां आ जाएंगे। जैसे साइबेरियन क्रेन हो गए, ये देखेंगे सर्दी के मौसम में हमारे देश में आ जाते हैं, क्योंकि उनको मतलब इसको जलवायु कैसी चाहिए, सर्दी जलवायु चाहिए, मतलब ठंडी जलवायु चाहिए, तो इसलिए हमारे देश में आते हैं। जैसे गर्मी का शुरू होता है फिर वो पलायन कर जाते हैं। साइबेरियन क्रेन क्या होते हैं, साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं, तो दिसंबर में आते हैं और मार्च के प्रारंभ तक रहते हैं और फिर चले जाते हैं। देखिए प्रवासी पक्षी है, ये मैं हमारे एरिया, देखिए अपने एरिया और भी ये पक्षी दिखाई देता है। नदी के किनारे देखेंगे तो ये सब दिखाई देता है। इसका नाम है स्ट्रोक है, एक पक्षी है, एक पक्षी की प्रजाति। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए भारत में वर्षा के लिए 75% वर्षा कौन करती है, दक्षिण पश्चिम मानसून करती है। ये अरब सागर में उत्पन्न होती है। अब देखते पूरे भारतवर्ष में ये फैल जाती है और इकराल वर्षा करती है। किसान इसी पर निर्भर होता है, क्योंकि हमारे मतलब 75% वर्षा यही करती है। बंगाल की खाड़ी वाली तो बहुत कम करती है, अरब सागर वाली सबसे ज्यादा करती है। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम देखिए भारत में बहुत सारा मौसम कौन है, ठंडी है, गर्मी है, शरद ऋतु है, ये सब ऋतुएं हैं। और प्राकृतिक वनस्पतियां क्या है, भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां बहुत सारी हैं। देखेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां क्या है, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां भी हैं। देखेंगे इनका नाम है उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तथा मानसूनी वन हो जाएंगे, कटीले वन एवं झाड़ियां हो जाएंगी, शीतोष्ण वन एवं घास भूमियां हो जाएंगी, अल्पाइन या टुंडा वनस्पति हो जाएगी, ज्वारीय वन हो जाएंगे। ये बहुत सारे वन की प्रजातियां हैं। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए, मैंने बताया है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, देखिए प्राकृतिक वनस्पतियां क्या करती हैं, हमसे उन्हें फर्नीचर की चीजें मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, वन्य जीव के लिए एक घर मिलता है, उनका वन्य जीव आवास उनका है, प्राकृतिक आवास वन्य जीवों के लिए। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां कौन है, आपने देखा भारत में पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियां कौन है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियां जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तथा मानसूनी वन है, कटीले वन तथा झाड़ियां हैं, शीतोष्ण वन एवं घास भूमियां हैं, अल्पाइन तथा टुंडा वनस्पतियां हैं, ज्वारीय वन है। ये सब क्या है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में अंतर क्या है, देखिए सदाबहार वन या पतझड़ वन में अंतर क्या है, इसमें देखिएगा आप, और जो सदाबहार वन होते हैं यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। जहां 200 सेमी से अधिक वर्षा होगी वहां सदाबहार वन पाए जाएंगे। और ये मतलब और पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे, पर्णपाती वन यानी पतझड़ वन कहाँ पाए जाएंगे, ये वहां पाए जाएंगे। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है, यहाँ पर ये पाए जाएंगे।
और भी देख लीजिए, ये सदाबहार वन ये कहाँ पाए जाएंगे, ये सदाबहार देंगे। इनके वृक्षों में पतझड़ होने का कोई समय निश्चित नहीं होता। यह मतलब वन साल भर, मतलब यह वन हर साल भर हरे भरे रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इनका क्या है, इतना टाइम फिक्स होता है कब ये क्या होंगे। इस प्रकार के वनों में वृक्ष के शुष्क ग्रीन ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसमें खास ये अंतर और कोई विशेष नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बारह मास हरे भरे रहते हैं, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों को सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और यहाँ प्रत्येक दिन लगभग वर्षा होती है। और यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, इस कारण जलवाष्प ज्यादा होता है, जलवाष्प ज्यादा होगा तो वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है तो पेड़ पौधे हरे रहते हैं, इतने हरे होते हैं कि सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं जा पाती है। और अफ्रीका महाद्वीप पर सबसे ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए उसे आंध्र महाद्वीप कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है, मोनसीनाम, मेघालय के मोनसीनाम का है। वहां पर विश्व का सबसे अधिक क्या होता है, वर्षा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां के प्राणी कीपाकार हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन खारे जल में पाए जाते हैं और सुंदरवन में पाए जाते हैं, हमने देखा है। इसकी एक प्रजाति है सुंदरी, जो उन्हीं के नाम पर सुंदरवन रखा गया है। महोगनी क्या है, महोगनी रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव इसमें देखिए महोगनी तथा रोजवुड पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाएंगे। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब देखिए दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं, यानी देखिए दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से, मतलब स्थल से नहीं, देखिए समुद्र से स्थल की ओर बहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं, मतलब आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहेंगी, क्योंकि स्थल गर्म रहेगा तो उसका स्थान लेने के लिए चली जाती हैं। भारी पवनें हैं, खाली स्थान भरे। गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म वर्षा, मतलब गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। गर्मी में चलती है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में लौटती मानसून से, यानी शरद ऋतु में वर्षा होती है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में लौटते मानसून के कारण वर्षा होती है, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सर्दी के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ क्या भर देंगे, सर्दी भर। यहाँ क्या, गुजरात के गिर वन क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा शेर यहीं पर पाए जाते हैं। गिर वन क्या है, गिर वन यानी गुजरात के गिर में एशियाई शेरों का निवास है। यहाँ गुजरात के गिर वन में एशिया का एशियाई शेरों का निवास स्थल है। मैंग्रोव वन देखेंगे, सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन की प्रजातियां, एक सुंदरी मैंग्रोव वन की एक प्रजातियां